ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर बाइट वाली जगह पर ध्यान से क्रीम लगती है। आन्या क्रीम ही लगा रही होती है कि तभी कोई डोर नॉक करता है। डोर नॉक की आवाज सुनकर आन्या के हाथ से एंटीसेप्टिक क्रीम छूटकर नीचे गिर जाती है। तभी आन्या को आवाज सुनाई देती है, अभय, आन्या के चाचा का बड़ा बेटा। डॉल ओपन द डोर। अभय की आवाज सुनकर आन्या जल्दी से एंटीसेप्टिक क्रीम नीचे से उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर रखकर अपने टॉप को सही करके डोर खोलती है। डोर खोलते ही अभय रूम में आता है और बोलता है, अभय डॉल, इतना टाइम क्यों लगा दिया डोर खोलने में? आन्या एक स्माइल के साथ बोलती है, आन्या अभय भाई वो मैं वॉशरूम में थी। आन्या की बात सुनकर अभय उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है, अभय तुम ठीक तो हो ना? अभय की बात सुनकर आन्या बोलती है, आन्या जी अभय भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी अभय की नजर आन्या के क्लीवेज पर जाती है तो उसकी आंखों अलग हो जाती है। वो आन्या के गाल पर हाथ रखकर बोलता है, अभय तुम्हारी नींद तो अच्छे से पूरी हो गई ना? अभय की बात सुनकर आन्या अभय के हाथ को पकड़कर बोलती है, आन्या हाँ मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई, पर अब मुझे बहुत ही जोरों से भूख लग रही है। आन्या की बात सुनकर अभय मुस्कुराते हुए बोलता है, अभय ठीक है चलो नीचे चलते हैं, डिनर रेडी हो गया है, सब हमारा वेट कर रहे हैं। अभय की बात सुनकर आन्या अपनी गर्दन हाँ मैं हिला देती है और अभय के साथ जाने लगती है। तभी अभय बोलता है, अभय एक मिनट डॉल। अभय की बात सुनकर आन्या रुक जाती है। तभी अभय आन्या के जैकेट को सोफे पर से उठाकर आन्या के पास आकर बोलता है, अभय डॉल पहले इसे पहन लो। अभय की बात सुनकर आन्या का मुंह बन जाता है। वो मुंह बनाते हुए बोलती है, आन्या भाई ये पहनना जरूरी है क्या? आन्या की बात सुनकर अभय आन्या को जैकेट पहनाते हुए बोलता है, अभय जरूर है डॉल। अगर हम घर पर होते तो मैं तुम्हें ये कभी भी पहनने लिए नहीं बोलता, लेकिन अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं इसलिए ये पहनना जरूरी है। तुम तो जानती हो ना, आज तक कभी भी किसी ने भी तुम्हें कोई भी कपड़े पहनने से मना नहीं किया है। अभय की बात सुनकर आन्या अपनी गर्दन हाँ मैं हिला देती है। दरअसल आन्या इंडियन कपड़े बहुत ही कम पहनती थी। वो ज्यादातर वेस्टर्न कपड़े ही पहनती थी, इसलिए उसे इंडियन कपड़े ज्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन उसे साड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद थी। अभय आन्या को जैकेट पहना देता है। तभी आन्या अभय के गाल पर किस करके बोलती है, आन्या थैंक यू भाई। आन्या की बात सुनकर अभय के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो आन्या के चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामकर उसके माथे पर प्यार से किस करके बोलता है, अभय मुझे अपनी डॉल की केयर करना अच्छा लगता है, इसलिए थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। आन्या और अभय को इस तरह से देखकर किसी की आंखें बेहद ही लाल हो गई थी। ये और कोई नहीं, अद्विक ही था। अद्विक के लैपटॉप पर उसकी कॉन्फ्रेंस की मीटिंग चल रही थी। अद्विक का राइट हैंड लैपटॉप पर था और दूसरे हाथ में तब पकड़ा हुआ था जिसमें आन्या के रूम की फुटेज चल रही थी। अद्विक बहुत देर से आन्या को देखे जा रहा था। अभय का आन्या की इस तरह से केयर करना अद्विक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उसे अभय से जलन हो रही थी क्योंकि आन्या ने खुद से ही अभय को गाल पर किस किया था और आन्या के कभी भी अद्विक को ऐसे किस नहीं किया था। राजस्थान में शेखावत मेंशन में ग्राउंड फ्लोर पर अभय और आन्या दोनों ही नीचे आ गए थे। आन्या जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने को स्मेल करते हुए बोलती है, आन्या वाओ खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आन्या की बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी अद्विक की मम्मी आन्या के पास आकर उसके सर पर हाथ रखकर बोलती है,
अद्विक की मम्मी, बच्चा आज का डिनर खास मैंने खुद ही बनाया है, वो भी तुम्हारी पसंद का। अद्विक की मम्मी की बात सुनकर आन्या के चेहरे की स्माइल बड़ी हो जाती है। वो बैठे बैठे ही अद्विक की मम्मी को हग करके बोलती है, आन्या, थैंक यू सो मच आंटी जी। अद्विक की मम्मी आन्या के माथे पर किस करके बोलती है, अद्विक की मम्मी, बच्चा इतनी सी बात के लिए थैंक यू नहीं बोलते हैं, और वैसे भी तुम मेरी भी तो बेटी हो ना। अद्विक की मम्मी की बात सुनकर आन्या हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर बोलती है, आन्या हाँ। फिर अद्विक की बात आन्या की बात सुनकर प्यार से बोलती है, अद्विक की मम्मी, बच्चा क्या आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊं। अद्विक की मम्मी की बात सुनकर आन्या खुश होते हुए उनका हाथ पकड़कर अपने साइड वाली चेयर पर बिठाकर बोलती है, आन्या, आपको खाना खिलाने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। आपका जब मन करे आप मुझे अपने हाथों से खाना खिला सकते हो। आन्या की बात सुनकर अद्विक की मम्मी खुश हो जाती है। तभी आन्या के पापा बोलते हैं, आन्या के पापा, अद्विक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ पर है वो? डिनर करने के लिए नहीं आ रहा है क्या? आन्या के पापा की बात सुनकर अद्विक की मम्मी बोलती है, अद्विक की मम्मी, भाई साहब वो क्या है ना, अद्विक की जरूरी कॉन्फ्रेंस चल रही है इसलिए वो नीचे डिनर करने नहीं आया। अद्विक की मम्मी की बात सुनकर कहीं ना कहीं आन्या के चेहरे पर उदासी आ जाती है। तभी आन्या के पापा बोलते हैं, आन्या के पापा, ठीक है, वैसे अद्विक की शादी कब हो रही है? अद्विक की शादी की बात सुनकर आन्या की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। तभी अद्विक की मम्मी बोलती है, अद्विक जल्द ही, वैसे हम उसके लिए लड़की देख रहे हैं। आन्या के पापा, अच्छी बात है, वैसे हमारा अद्विक बहुत ही ज्यादा मेहनती है। आन्या के पापा, हाँ, बहुत ही छोटी सी उम्र में उसने सब कुछ सीख लिया, बस अब एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करना है। आन्या के पापा, चिंता मत करो, उसे बहुत ही अच्छी लड़की मिलेगी। आन्या के पापा की बात सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं। अद्विक की मम्मी भी आन्या को खाना खिला रही थी। सब भी अपना अपना खाना खाने के साथ साथ बातें भी कर रहे थे। कुछ देर बाद सभी बड़े हॉल में बैठकर बातें करने लगते हैं और साथ में सभी बच्चे भी। बातें करते करते ही रात के 11 बज गए थे। फिर सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आन्या भी अपने रूम में आकर अपने जैकेट को निकालकर वॉशरूम में चली जाती है, क्योंकि आन्या को रात में सोने से पहले बाथ लेने की आदत थी। गर्म पानी से बाथ लेने के बाद आन्या नाइट कपड़े पहनकर बाहर आती है। इस वक्त आन्या ने पिंक कलर की छोटी सी शर्ट पहनी हुई थी जो कि उसके थाई के ऊपर तक आती थी, और साथ ही एक पिंक कलर का डोरेमोन प्रिंट लूज टी शर्ट पहना हुआ था। आन्या के बाल गीले थे। उसके गीले गीले बाल उसके कमर से नीचे तक लहरा रहे थे। आन्या अपने ही धुन में वॉशरूम से निकलकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होने ही वाली थी कि अचानक से उसे किसी ने अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटा दिया। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि आन्या को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। आन्या सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसके सामने बेड पर अद्विक शर्टलेस बैठा हुआ था। उसके थोड़े से बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में थकान साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी आन्या अपनी आंखें छोटी छोटी करके बोलती है, आन्या, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आन्या की बात सुनकर अद्विक एक स्माइल के साथ बोलता है, अद्विक, अपनी थकान को दूर करने आया हूँ। इतना बोलकर अद्विक आन्या के ऊपर आकर उसके सीने पर अपना चेहरा रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अद्विक के ऐसा करते ही आन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसकी पूरी बॉडी में एक करंट दौड़ गया। वो अद्विक को अपने से दूर करते। तभी आन्या अपनी आंखें छोटी छोटी करके बोलती है, आन्या, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो?
आन्या की बात सुनकर अद्विक एक स्माइल के साथ बोलता है, अद्विक अपनी थकान को दूर करने आया हूँ। इतना बोलकर अद्विक आन्या के ऊपर आकर उसके सीने पर अपना चेहरा रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अद्विक के ऐसा करते ही आन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उसकी पूरी बॉडी में एक करंट दौड़ गया। वो अद्विक को अपने से दूर करते हुए बोलती है, आन्या ये आप क्या कर रहे हो? आन्या की बात सुनकर अद्विक बोलता है, अद्विक सो रहा हूँ बेबी गर्ल। अद्विक की बात सुनकर आन्या मुंह बनाते हुए बोलती है, आन्या अगर आपको इतनी ही नींद आ रही है तो अपने रूम में जाकर अपने बेड पर सो जाओ, क्योंकि मैं कोई आपका बेड नहीं हूँ जिस पर आप सो सकते हो। आन्या की बात सुनकर अद्विक बोलता है, अद्विक तुम मेरा सब कुछ हो बेबी गर्ल। राजस्थान में शेखावत मेंशन में 3rd फ्लोर पर आन्या के रूम में अद्विक की बात सुनकर आन्या कुछ नहीं बोलती है। आन्या को कुछ भी ना बोलता देखकर अद्विक अपने सर को ऊपर करके आन्या के चेहरे के करीब अपने चेहरे को करके बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल ऐसे ही चुपचाप मेरी बात सुना करो। अद्विक की बात सुनकर आन्या मुंह बनाते हुए बोलती है, आन्या अगर नहीं सुनूं तो। आन्या की बात सुनकर अद्विक तिरछी स्माइल करके आन्या के चेहरे पर अपनी उंगली घुमाकर बोलता है, अद्विक अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये तुम अच्छे से जानती हो बेबी गर्ल। अद्विक की बात सुनकर आन्या डर जाती है। उसके चेहरे पर डर के भाव आ जाते हैं। उसे सुबह वाली पनिशमेंट याद आती है। आन्या धीरे से बोलती है, आन्या अगर आपको सोना ही है तो अपने रूम में सोइए ना। आन्या की बात सुनकर अद्विक उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, अद्विक पर मुझे तुम्हारे साथ सोना है बेबी गर्ल। अद्विक की बात सुनकर आन्या की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से बोलती है, आन्या ये आप क्या बोल रहे हो? अद्विक वही जो तुमने सुना, आई वॉन्ट टू स्लीप विथ यू। अद्विक की बात सुनकर आन्या अद्विक को अपने ऊपर से धक्का दे देती है, जिससे अद्विक बेड पर गिर जाता है। आन्या जल्दी से खड़ी होकर बैठ जाती है। अद्विक लेटे लेटे ही आन्या के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, जिससे आन्या संभल नहीं पाती है और सीधा अद्विक के ऊपर गिर जाती है, जिससे आन्या का चेहरा अद्विक के सीने पर आ गया था और उसके दोनों हाथ अद्विक की दोनों तरफ हो गए थे। आन्या उठने की कोशिश करती है, लेकिन अद्विक उसकी छोटी सी कमर में अपने हाथ को डालकर उसकी कमर को मजबूती से पकड़ लेता है। आन्या अद्विक की बाहों में कसमसाते हुए बोलती है, आन्या ये क्या कर रहे हो आप, छोड़िए मुझे। अद्विक बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मुझे सुलाएगा कौन? अद्विक की बात सुनकर आन्या चीढ़ कर बोलती है, आन्या आप कोई छोटे से बेबी थोड़ी ना हो जिसे मैं सुलाऊंगी। आन्या की बात सुनकर अद्विक उसे अपने और करीब करके बोलता है, अद्विक यस आई एम बेबी, और मुझे सिर्फ तुम ही सुला सकती हो। मुझे तुम्हारे साथ सोना है। आन्या बिल्कुल भी नहीं, आप और मैं एक साथ नहीं सो सकते हैं। अद्विक और वो क्यों? आन्या क्योंकि शादी से पहले एक लड़का और लड़की साथ में नहीं सोते हैं। ये अच्छी बात नहीं होती है। आन्या की प्यारी सी बात सुनकर अद्विक उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोलता है, अद्विक और ये तुमसे किसने बोला बेबी गर्ल? आन्या मम्मी ने। आन्या की बात सुनकर अद्विक धीरे से खुद में ही बुदबुदाता है, अद्विक सासू माँ, ये आपने मेरी बेबी गर्ल क्या सीखा दिया? ऐसे में तो बेबी गर्ल मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं सोएगी। आन्या अद्विक को देखकर बोलती है, आन्या ये आप इतनी धीरे धीरे क्या बोल रहे हो? अद्विक कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि ऐसा क्या करूं जिससे तुम मुझे तुम्हारे साथ सोने दो। अद्विक की बात सुनकर आन्या मासूमियत से बोलती है, आन्या शादी के बाद एक लड़का और लड़की साथ में सो सकते हैं।
आन्या की बात सुनकर अद्विक के चेहरे पर एक खतरनाक वाली डेविल स्माइल आ जाती है। तभी अद्विक बोलता है, अद्विक अगर शादी हो जाएगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना बेबी गर्ल। अद्विक की बात सुनकर आन्या मासूमियत से बोलती है, आन्या नहीं। आन्या की बात सुनकर अद्विक एक झटके से खड़ा होकर आन्या को अपनी गोद में उठा लेता है और बोलता है, अद्विक लेट्स गो बेबी गर्ल। आन्या गिरने के डर से अद्विक के गले पर अपनी बाहें लपेट कर बोलती है, आन्या कहाँ पर? अद्विक वेट बेबी गर्ल, थोड़ी ही देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। अद्विक की बात सुन आन्या जैसे ही कुछ बोलने को होती है कि अद्विक बोल पड़ता है। अद्विक की बात सुनकर आन्या चुप हो जाती है। अद्विक आन्या को अपनी गोद में लिए ही आन्या के रूम से निकलकर लिफ्ट की तरफ जाने लगता है। लिफ्ट के पास आकर अद्विक लिफ्ट में एंटर होता है और 4th फ्लोर की बटन प्रेस कर देता है। लिफ्ट सीधा 4th फ्लोर पर आकर रुकती है। अद्विक लिफ्ट से निकलकर सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। रूम में आकर अद्विक आन्या को बेड पर बिठाकर रिमोट से डोर लॉक कर देता है। फिर क्लोसेट रूम में जाकर वहां से कुछ पेपर लेकर आता है। अद्विक आन्या के पास आकर आन्या के सामने खड़े होकर वो पेपर और एक पेन आन्या की तरह बढ़ाकर बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल ये डॉक्यूमेंट्स पर साइन करो। आन्या अद्विक को सवालिया नजरों से देखती है। अद्विक आन्या की मन की बात समझकर बोलता है, अद्विक पहले साइन कर दो फिर खुद ही रीड कर लेना सारे डॉक्यूमेंट्स। राजस्थान में शेखावत मेंशन में 4th फ्लोर पर अद्विक के रूम में। अद्विक की बात सुनकर आन्या कुछ सोचकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोलती है, आन्या कहीं आप मेरे नाम की प्रॉपर्टी अपने नाम तो नहीं करना चाहते हो? आन्या की बात सुनकर अद्विक की आंखें छोटी छोटी हो जाती है। वो अपनी सर्द आवाज में बोलता है, अद्विक ये तुम क्या बोल रही हो बेबी गर्ल? अद्विक की बात सुनकर आन्या झट से बोलती है, आन्या सही तो बोल रही हूँ, और अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर ये पेपर कौन से है? आन्या की बात सुनकर अद्विक आन्या की तरफ झुक कर बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अगर चाहूँ तो पूरा राजस्थान और तुम्हारा उत्तराखंड 1 मिनट में खरीद सकता हूँ। इसलिए मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अद्विक की बात सुनकर आन्या मुंह बनाते हुए बोलती है, आन्या तो फिर ये पेपर कौन से है? आन्या की बात सुनकर अद्विक उसके गाल को पिंच करके बोलता है, अद्विक तुम कितना बोलती हो बेबी गर्ल? अद्विक की बात सुनकर आन्या अपने प्यारे से होठों का पाउट बनाते हुए बोलती है, आन्या अब आपको मेरे बोलने से भी प्रॉब्लम है। आन्या की बात सुनकर अद्विक आन्या की तरह थोड़ा सा और झुक कर बोलता है, अद्विक नहीं, बल्कि मुझे तुम्हारा बोलना बहुत पसंद है, लेकिन अभी इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करना है। अद्विक की बात सुनकर आन्या उसके सीने पर हाथ रखकर उसे अपने से दूर करते हुए बोलती है, आन्या एक तो आप दूर रहा करो मुझसे, और रही बात इन पेपर्स पर साइन करने की तो मैं साइन करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर आपने मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम की ना तो देख लेना, क्योंकि ये मेरे पापा की प्रॉपर्टी है। आन्या की इतनी मासूमियत वाली बातें सुनकर अद्विक उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोलता है, अद्विक चिंता मत करो बेबी गर्ल, तुम्हारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही रहेगी, और रही बात तुमसे दूर रहने की तो ये बात। त्रिशान और अहेली की आंखें एक दूसरे से मिली हुई थी। दोनों की नजरें एक दूसरे की आंखों से हट ही नहीं रही थी। त्रिशान को एहसास ही नहीं होता वो अभी किसी की शांत शीतल आंखों में डूबा हुआ है, और नहीं उसे इस बात का एहसास होता है कि अहेली की नजरें भी उसकी आंखों से मिली हैं। जिन आंखों में आज तक जिस किसी ने भी नजरें उठा के देखा था उसकी रूह कांप उठती थी, शरीर डर से कांपने लगता है, उन्हीं आंखों में अहेली बिना डरे देख रही थी।
देख नहीं, वो तो उसकी उन गहरी ओशन ब्लू आंखों में जिसमें हमेशा आग दहकती थी, उन्हीं दहकती आंखों में खो गई थी। साथ में त्रिशान को भी अपनी भूरी गहरी झील जैसी शीतल आंखों में डुबाया हुआ था। कितनी अजीब बात थी ना, दो लोग जो आपस में कभी मिले नहीं थे, जिन्होंने कभी एक दूसरे को देखा तक नहीं था, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर ऐसे खो गए थे, मानो जैसे दोनों कितने वर्षों बाद इन आंखों को देख रहे हो। दोनों को ऐसा लगता है जैसे दोनों इन आंखों को पहले से जानते हो, बहुत करीबी से, लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं, दोनों एक दूसरे से अनजान थे, दानों कभी मिले नहीं थे। फिर ये एहसास कैसे था इनके बीच दोनों अनजान थे इस बात से? सबकी नजरें दोनों पर थी, क्योंकि करीब 10 मिनट हो चुका था। संध्या जी अहेली के चेहरे के घूंघट को ऊपर किए हुए थे, लेकिन अभी तक ना तो त्रिशान का हाथ सिंदूर भरने के लिए ऊपर उठे थे और न ही नजरें अहेली से हटी थी। नजरें तो अहेली की भी नहीं हटी हुई थी। लेकिन जब काफी वक्त हो जाता है और त्रिशान अहेली की मांग में सिंदूर नहीं भरता है, तो संध्या जी पुष्कर की तरफ देखने लगती हैं। पुष्कर जी भी त्रिशान को जब अहेली की मांग में सिंदूर भरते नहीं देखते हैं, तो वो वीरेन की तरफ देखने लगते हैं। वीरेन पुष्कर को देखते हैं और फिर उसे शांत रहने का इशारा कर त्रिशान की तरफ देखते हैं। लेकिन इससे पहले वीरेन त्रिशान को कुछ कहते या उसे अहेली की मांग में सिंदूर भरने को कहते हैं। त्रिशान अहेली की आंखों में देखते हुए ही उसकी मांग भर देता है, जिसके मांग में सिंदूर भरते ही अहेली की आंखें बंद हो जाती है। अहेली की आंखें बंद होते ही त्रिशान एकदम से अपने सेंस में आता है और वो हैरानी और कंफ्यूजन में कभी अपने हाथ को देखता तो कभी अहेली की मांग में भरे सिंदूर को। त्रिशान को कुछ समझ में नहीं आता अभी अभी उसके साथ हुआ क्या था। त्रिशान के चेहरे में अजीब से कंफ्यूजिंग वाले भाव दिख रहे थे। हैरान करने वाली बात थी, जिस हार्टलेस डेविल माफिया के चेहरे में आज तक कोई भाव नहीं दिखते थे, आज उस माफिया के चेहरे पर हैरानी और कंफ्यूजन के भाव थे। स्ट्रेंज, सच में ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात थी। त्रिशान वापस अहेली को देखता है। अहेली धीरे से अपनी आंखें खोलती है, मगर इस बार अहेली की नजर इससे पहले त्रिशान की आंखों से दोबारा टकराती पंडित जी कहते हैं, बेटा कन्या को मंगलसूत्र पहना दो। जिनकी आवाज सुन त्रिशान पंडित जी को देखता है और फिर उनके हाथ में रखे मंगलसूत्र को एक नजर घूर उनसे ले लेता है और इस बार त्रिशान बिना अहेली की तरफ देखे उसके गले में मंगलसूत्र बांध देता है। ये होते ही सब दोनों पर फूल बरसाने लगते हैं। संध्या जी के चेहरे में अभी भी डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें त्रिशान की वो गहरी आग जैसी आंखें अभी भी उनकी आंखों के सामने आ रही थी, जिसे याद कर उनका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। उन्हें रह रहकर अपनी बेटी की चिंता सता रही थी। उन्हें अहेली के लिए पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बेटी की शादी त्रिशान के कराकर उन्होंने गलती कर दी हो। पुष्कर जी जब संध्या के डर से पीले पड़े चेहरे को देखते हैं, तो संध्या से पूछते हैं, क्या हुआ संध्या, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतारा हुआ है? जहाँ तक मुझे पता है, बेटी की विदाई में माँ की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू की जगह डर और चेहरा का नूर गायब क्यों दिख रहा है? संध्या पुष्कर की बातें सुन उनकी तरफ देखती है और फिर त्रिशान की तरफ इशारा कर कहती है, पुष्कर जी, क्या आपको पूरा यकीन है हमारी बेटी इनके साथ खुश रहेगी या फिर ये हमारी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे? पुष्कर ने संध्या के सवाल को सुन उनकी तरफ देख कहा, क्या हुआ संध्या, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है हमारी बेटी त्रिशान के साथ खुश नहीं रहेगी? संध्या पुष्कर की बात सुनती है तो उसकी आंखों के सामने एक बार फिर त्रिशान की आंखें घूम जाती है, जिसे याद कर संध्या कहती है, पता नहीं क्यों पुष्कर जी, मुझे ऐसा लग रहा जैसे लड़का बहुत अलग है। क्या अलग है? मैं समझा नहीं संध्या, आप कहना क्या चाहती हैं?
पुष्कर ने संध्या की बातों को ना समझते हुए पूछा। जिसकी तरफ देख संध्या कहती है, मुझे लड़का बहुत अलग लगा। मेरा मतलब जैसे वो दिखते हैं, उनका चेहरा और उनकी आंखें बहुत अलग रहती है। उनका चेहरा जितना शांत दिखता है, उनकी आंखें मुझे उससे उलट शोले की तरह दहकती दिखती हैं। मुझे वो बहुत मिस्टीरियस लगते हैं। मुझे डर है कहीं वो हमारी बेटी के साथ कुछ बुरा न कर दे। पुष्कर संध्या की बात पर उसके चेहरे के डर को देख त्रिशान को देखते हैं, जो चुपचाप मंडप में बैठा हुआ मंडप में जल रही अग्नि को देख रहा था। जिसे एक नजर देखने के बाद पुष्कर संध्या को शांत कर कहते हैं, संध्या तुम्हारा डर जायज है, क्योंकि तुम अहेली की माँ हो। लेकिन संध्या आप भूल रही हैं, मैं भी अहेली का पिता हूँ, और एक पिता अपनी बेटी को कभी गलत हाथ में नहीं देगा। तुमने सुना होगा, एक जौहरी ही सोने की पहचान कर सकता है, तो समझ लो मैंने अपनी बेटी के लिए सोना नहीं हीरे जैसा लड़का चुना है। बस हमारी बेटी को अब कोयले की खान से हीरे को सुरक्षित बाहर निकालना है और उसे एक चमक देनी है। संध्या को पुष्कर की बातें कुछ समझ में नहीं आती, वो कंफ्यूजन में पुष्कर को देखने लगती है। पुष्कर संध्या को कंधों से पकड़ बोले, तुम निश्चिंत रहो, हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी। संध्या पुष्कर को देखती है। पुष्कर के चेहरे में कोई टेंशन नजर नहीं आ रही थी, जिसे देख संध्या भी गहरी सांस ले अपना सिर हिला देती है। दोनों एक दूसरे से अभी कुछ और बात करते पंडित जी की आवाज आती है, विवाह संपन्न हुआ, आप दोनों अब अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। पंडित की बात सुन त्रिशान, जो इतनी देर से एक ही जगह में बैठ फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, पंडित जी के कहते ही अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। जिसे इतनी जल्दी उठता देख अहेली एक नज़र देखती है और फिर वो भी अपनी जगह से उठ खड़ी होती है। त्रिशान अहेली को तिरछी नज़रों से देख खुद से कहता है, बहुत हिप्नोटाइज करना आता है ना दूसरों को। मिस्टर जिंदल को भी ऐसे ही अपने बस में कर मुझसे शादी की ना, तो अब तुम भी देखो मैं कैसे ये शादी तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बनाता हूँ। त्रिशान इतना सोच होठों में शैतानी मुस्कान लिए आगे की तरफ बढ़ जाता है। अहेली उसके जाते ही उसकी पीछे खींच जाती है, क्योंकि दोनों का गठबंधन बंधा हुआ था। त्रिशान अहेली सबसे पहले अनुप्रिया का आशीर्वाद लेते हैं, तो अनुप्रिया दोनों को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देती हैं और फिर अहेली के माथे को चूम लेती हैं। अहेली की आंखें बंद हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। अनुप्रिया अहेली के आंसू पोंछना में सिर हिला कहते हैं, मेरी आलू बहुत स्ट्रांग है। त्रिशान अनुप्रिया की बात सुन एक नज़र अहेली को देख मन में बोला, मैं भी देखता हूँ कितनी स्ट्रांग है ये 5 फुट 2 इंच की पिद्दी। त्रिशान वीरेन के पास आता है। वीरेन मुस्कुरा के त्रिशान को देखते हैं। त्रिशान उनकी मुस्कान को देख एविल स्माइल कर उन्हें देख कहता है, खुश आप मेरी शादी होते हुए देखना चाहते थे, हो गई शादी, अब खुश हैं आप। वीरेन त्रिशान की वो स्माइल और उसके बातों के अंदर छुपे उसके इरादे को ना समझ त्रिशान को देखने लगते हैं। भले ही वीराने जी त्रिशान की बातों को नहीं समझे हो, लेकिन त्रिशान के होठों में एविल स्माइल को देख वीरेन को कुछ सही नहीं लगता है। त्रिशान वीरेन के चेहरे के बदलते भाव को देख तिरछा मुस्कुरा उनके पैर छू लेता है। अहेली भी त्रिशान के साथ झुक जाती है। त्रिशान एक नज़र अहेली को देख सीधा खड़ा हो जाता है। वीरेन जी दोनों के सिर में हाथ रख उन्हें आशीर्वाद देते हैं। दोनों फिर पुष्कर और संध्या के पास आ जाते हैं और उनके पैर छूते हैं। पुष्कर संध्या दोनों को पकड़ लेते हैं। संध्या अहेली को अपने गले लगा रोने लगती है। अहेली की आंखें से भी आंसू गिरने लगते हैं और वो भी सिसकने लगती है। पुष्कर दोनों को देख अहेली के सिर को सहलाने लगता है। अहेली संध्या से दूर हो पुष्कर के गले लग जाती है और उनके गले लग रोने लगती है। पुष्कर की आंखें नम हो जाती है। कनिष्क वीरेन की आंखों में भी नमी आ गई थी।
अनय भी पुष्कर अहेली के पास आ उन्हें हग कर लेता है। उसकी आंखें में भी आंसू थे। त्रिशान ये सब देख अपनी आंखें रोल कर लेता है। उसे ये सब बहुत इरिटेटिंग लग रहा था। त्रियाक्ष वीरेन को देख कहता है, डैड मैं बाहर जा रहा हूँ, आप सब आ जाइए। तेजस त्रियाक्ष से बोला, भाई मैं भी आ रहा हूँ। त्रियाक्ष अपना सिर हिला देता है और वो दोनों बिना किसी से मिले बाहर चले जाते हैं। उनके साथ ओजस भी चल जाता है। वीरेन उन्हें रोकते उससे पहले वो तीनों आंगन से बाहर निकल गए थे। कुछ देर बाद सब लोग बाहर थे और अहेली पुष्कर के गले लग अभी भी रोए जा रही थी। जिसके रोने की आवाज सुन त्रिशान इरिटेट हो अपने गले में रखे गठबंधन को अहेली के एक कंधे में डाल बिना कुछ कहे कार की तरफ चला जाता है। त्रिशान को ऐसे जाते देख सब हैरान हो जाते हैं। कनिष्क सबकी नजरों को देख बात को संभालते हुए कहता है, वो त्रिशान को फोन कॉल में बात करनी थी। वो कोई इम्पोर्टेंट क्लाइंट है। आप तो जानते ही है त्रिशान कितना बड़ा बिजनेसमैन है। उसका एक एक सेकेंड भी बहुत बिजी रहता है। यहाँ तो वो इतने घंटों से था। सबको कनिष्क की बात सही लगती है। अब त्रिशान इतनी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट था तो उसके लिए हर सेकेंड बहुत कीमत रहना वाजिब था। कोई कुछ नहीं कहता है। वीरेन पुष्कर के आगे हाथ जोड़ बोले, अब हमें इजाजत दीजिए समधी जी। पुष्कर अपना सिर हिला कहते हैं, मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा जिंदल साहब। मेरी बच्ची बहुत मासूम है, कभी उससे गलती हो जाए तो उसे अपनी बच्ची समझ माफ कर दीजिएगा। वीरेन पुष्कर का हाथ पकड़ कहते हैं, आज से ये मेरे लिए मेरी बेटी है। जैसे मेरे सभी बच्चे वैसे ही आपकी बेटी भी है। पुष्कर अपने आंसू पोंछ लेते हैं और फिर अहेली को त्रिशान की गाड़ी के पास ला उसे कार में बैठा देते हैं। त्रिशान एक नज़र अहेली को देख अपना फोन देखने लगता है। पुष्कर त्रिशान को देख हाथ जोड़ कहते हैं, बेटा जी हमने अपनी बच्ची को बहुत फूल की तरह रखा है। मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा आप भी मेरी बच्चे को फूल की तरह रखे, बस इतना कहूँगा। उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना, कभी कोई तकलीफ ना हो, इतना ख्याल रख लेना बस। त्रिशान पुष्कर की बात सुन उन्हें देखता है और फिर अहेली को एक नज़र देख कुछ नहीं कहता, बस अपनी आंखें झपका देता है। पुष्कर अहेली के माथे को चूम पीछे हट कार का दरवाजा बंद कर देते हैं। अहेली कार की विंडो से रोते हुए पुष्कर और अपनी पूरी फैमिली को देखने लगती है। पुष्कर अनय कार को पीछे से धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। कार भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। अहेली रोते हुए सबको पीछे छूटते देखने लगती है। पुष्कर अनय कार को धक्का मार कुछ दूरी तक जाते हैं और फिर रुक जाते हैं। कार अब तेजी से वहां से निकल जाती है। उसी के साथ सबकी कार वहां से एक एक कर निकलने लगती है, जिसे पुष्कर अनय नम आंखों से देखते रहते हैं। सुबह जिंदल ब्रदर्स हाउस। सुबह के 4 बजे त्रिशान और बाकी सब लखनऊ पहुंच थे। त्रिशान और बाकी सब की कार जिंदल ब्रदर्स हाउस के बाहर रुकी हुई थी और सब अपनी अपनी कार से बाहर आते हैं। लेकिन त्रिशान की कार से सिर्फ त्रियाक्ष बाहर निकलता है, जिसे देख वीरेन जी त्रिशान की कार के बैक सीट के विंडो में नॉक करते हैं। जिनके नॉक करने के कुछ सेकंड बाद कार के विंडो का शीशा डाउन होता है। वीरेन त्रिशान को देख कहते हैं, मैं बहू के गृह प्रवेश की तैयारी करता हूँ, तुम बहू को थोड़ी देर में अंदर लेके आ जाना। त्रिशान वीरेन को बिना भाव के देखता है, जिसके चेहरे को देख वीरेन अपना सिर हिला सीधे हो कनिष्क को देख कहते हैं, कनिष्क बेटा मैं अंदर गृह प्रवेश की तैयारी करता हूँ, तुम थोड़ी देर में शान और उसकी बीबी को अंदर ले आना। कनिष्क अपना सिर हिलाते हुए बोला, ओके अंकल। वीरेन त्रिशान की तरफ एक नज़र देख अंदर चले जाते हैं। त्रियाक्ष त्रिशान को देखता है और फिर कार के बैक सीट का डोर खोलता है। त्रिशान कार से बाहर आता है। त्रियाक्ष त्रिशान को देख कहता है, तुम ठीक हो?
त्रिशान अपने गले से अपना दुपट्टा निकाल कार के विंडो से अंदर फेंक फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों में हाथ घुमा दांत पीसते हुए कहता है, यहाँ लाइफ के हेल लग गए हैं और तू पूछ रहा है मैं ठीक हूँ कि नहीं। त्रियाक्ष कनिष्क त्रिशान को फ्रस्ट्रेटेड देख अपना सिर हिला देते हैं। कनिष्क त्रिशान से कहता है, यार शादी कर किसकी लाइफ हेल होती है। शादी के बाद तो जिंदगी सेट होती है। शादी से जिंदगी सेट होती है तो तू क्यों नहीं अपनी जिंदगी सेट करता फिर। त्रिशान ने कनिष्क को देख गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। जिसकी बात सुन कनिष्क कहता है, मेरी उम्र अभी शादी की नहीं हुई है, मैं अभी बच्चा हूँ। 29 साल का बच्चा है तू। त्रियाक्ष ने कनिष्क को अजीब नजरों से देख कहा। कनिष्क त्रियाक्ष को देख इरिटेड होके कहता है, यार तुम दोनों भाई क्यों मेरे पीछे पड़े हो, कर लूंगा शादी जब मुझे मेरे टाइप की कोई मिल जाएगी। अभी फिलहाल आप अपनी वाली, मेरा मतलब अपनी वाइफ को अंदर लेके चलो, अंकल इंतजार कर रहे होंगे। त्रिशान बिना कनिष्क की तरफ देख कार की तरफ इशारा कर कहता है, मैं नहीं लेके जा रहा, वो सो रही है, तू खुद उसे उठा ले और अंदर लेके आ जाना। त्रिशान इतना कह अंदर की तरफ जाने लगता है। जिसे जाता देख कनिष्क नाराजगी से कहता है, शान तूने उससे शादी की है, तुझे उसे अपने साथ ले जाना चाहिए। त्रिशान रुककर पीछे की तरफ मुड़ कनिष्क को देख बिना भाव के कहता है, बात शादी की हुई थी तो शादी हो गई, बात खत्म, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम और मिस्टर जिंदल चाहते थे मेरी शादी हो जाए, हम सबको संभालने वाली आ जाए ना, तो आ गई, अब तुम लोग खुद देख लो, तुम सब इसे क्या क्या काम करवाना चाहते हो करवा लो, घर में फ्री की फीमेल मेड आ गई है। त्रिशान इतना कह बिना कनिष्क की बात सुने अंदर की तरफ चला जाता है। वहीं कनिष्क त्रिशान की बात सुन हैरान नजरों से उसे जाते हुए देखने लगता है। त्रियाक्ष कनिष्क के चेहरे को देख फीका मुस्कुराते हुए कहता है, अब इतना हैरान क्यों हो रहे हो, जैसे तुम्हें पता नहीं रहा होगा ये सब होगा। कनिष्क त्रियाक्ष की तरफ देखने लगता है। त्रियाक्ष कनिष्क को देख कहता है, त्रिशान उसे कभी अपनी बीबी होने का दर्जा नहीं देगा। डैड ने तुमने उसे फोर्स कर शादी तो करवा दी, लेकिन अब वो क्या करेगा तुम जानते हो। कनिष्क त्रियाक्ष को बस देखता रह जाता है। त्रियाक्ष कनिष्क को एक नज़र देख कार की तरफ देखता है, जहां कार के दरवाजे को पकड़े अहेली खड़ी थी और वो नम आंखों से त्रियाक्ष और कनिष्क को देख रही थी। जिसे एक नज़र देख त्रियाक्ष अंदर चला जाता है। अहेली बस त्रियाक्ष को जाते हुए देखने लगती है। कनिष्क की नज़र अहेली पर जाती है। अहेली को देख कनिष्क उसके पास आता है और कहता है, तुम, मेरा मतलब आप उठ गई, मैं आपको उठाने वाला था।